सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना, पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरिहर। बढ़िया। तो काफी सारे लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं, 4-5 लोग हैं। आज मैं एक उज्जवल भैया को पहली बार देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता आए हूँ, मैंने ध्यान ना दिया हो। उज्जवल भैया कहाँ से जुड़े हैं आप? उज्जवल भैया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सभी को नमस्ते सुमन दीदी। यस। हरिहर। हाँ बसंत भैया जी, कहिए। दीदी ये थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया, लेकिन सभी को प्रणाम और आपको भी प्रणाम। जी जी जी, प्रणाम ठीक। प्रणाम, नमस्ते। चलिए, तो आज का जो हमारे पास पद्म नाहर जी ने जो शेयरिंग करी है उसको सुना जाए। बहुत बढ़िया शेयरिंग करी। आज मैं मतलब आश्चर्यजनक रूप से कल की शाम की क्लास खत्म करने के बाद मैं इसी बात पर विचार कर रही थी, और काफी लंबा समय मेरे भीतर इसी बात को लेकर के विचार चलता रहा। और ये विचार करते करते हम सो गए, और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, जुकाम उखाम हो गया है। 2-3 बार रात पे उठना हुआ, तो मुझे ये बात ध्यान में रही कि आज यही विचार मेरा चल रहा था। जब सवेरे उठे तो यही मैसेज आज ग्रुप में भी पड़ा हुआ था। चलिए, पढ़ा जाए, सुना जाए, इस बात को समझने का प्रयास किया जाए। समझने की प्रक्रिया। पहली बात कह रहे हैं बाबा जी, समझना वस्तु को है, शब्द नहीं है ना? किसको समझना है? वस्तु को। वस्तु मतलब वास्तविकता, जो अस्तित्व में रियलिटी है, उसको समझना है। शब्द को नहीं समझना है ना? तो शब्द पे बहुत सारा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर अक्सर फोकस हो जाता है, जी भाषा कठिन है, ये कठिन है ना? ये सब होते रहता है। तो बहुत बढ़िया स्पष्टता है ये, और मैं इससे गुजरी हूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। समझना वस्तु है, शब्द नहीं है। अंततो गत्वा शब्दों से इंगित वस्तु को पहचानना है, या शब्द को पहचानना है, यह तय करना होगा। शब्दों को शब्दों से जोड़ते हुए शब्दों में ही हम फैलते जाते हैं। वस्तु पर ध्यान देते हैं तो शब्द कम होते जाते हैं और वस्तु को पा जाते हैं। ये भी बात को मैं कह सकती हूँ कि दर्शन को जब समझना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे फैल रहा है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं, अलग 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 अलग। लेकिन जैसे जैसे उसको करते गए, फिर भी उसमें चलते गए, आगे बढ़ते गए, तो एक समय के बाद लगने लगा कि जैसे कंडेंस होने लगा, और काफी कंडेंस हो गया। मतलब बहुत सारे शब्द जो अलग 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 जगह पर विश्लेषण के कारण अलग अलग शब्दों को कहा था, तो वो समझ में आने लगे थे, कुल मिला के कुछ ही बातें बताई जा रही हैं, है ना? तो एक ये भी बात है। दूसरी बात, समझाने वाली व्यक्ति की पूरी बात को पूरी तरह से सही से सुनने के लिए, सुनने और समझने वाले को अपने पूर्व विचार को स्थगित करने की आवश्यकता है। सामने वाला कह क्या रहा है ना? इस बात को यदि आप सुनना समझना चाहते हैं, तो आपके जो पूर्व विचार हैं उनको स्थगित करने की आवश्यकता है। ये भी एक बहुत
प्रयास रहता है कि हम अपना पूर्व विचार करते रहें, बहुत सारा सो कॉल्ड डाउट क्लियरेंस करते रहते हैं, एक लंबे समय तक करते हैं, है ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन मैं यहाँ पर ध्यानाकर्षण करा रही हूँ कि जो हमारे पूर्व विचार है ना, भौतिकवादी और आदर्शवादी, इस जगह पे बार बार जाते रहते हैं। इस पूर्व विचार को स्थगित करने की आवश्यकता है। समझने के लिए सुनना, ये पहली कंडीशन है, नहीं तो सुनना होता नहीं। तीसरी बात, सबके साथ समझदारी एक ही होगा, यह स्वीकारने से विशेषता का भ्रम समाप्त होता है। सब समझ सकते हैं, हर कोई हर बात को पूरा पूरा समझ सकता है, यहाँ से शुरुआत है। यही यही अंत भी है ना। मैं समझ सकता हूँ, दूसरे समझते नहीं है, दूसरे समझ नहीं पाएंगे, ये अभी छोटा है, वो अभी ये तो अब बूढ़े हो गए, नहीं समझ पाएंगे। इस पर्टिकुलर बात को लेकर मैंने बड़े प्रयोग किए। फरवरी की बात है, हमारे पास सुनीता पाठक जी है ना, मम्मी आई थी, और हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने कहा चलिए मम्मी हमारी क्लास में चलिए, तो क्लास में गए। हमने कहा आज कुछ बताइए, तो बच्चों के साथ उन्होंने कम से कम 1 घंटा बात करी होगी। और वो बात करते समय उन्होंने अपनी बात का स्तर कतई कम नहीं किया, वो जैसे अपना दर्शन की बातें बोलती थी वैसे ही उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई। और जानते हैं सबसे ज्यादा इस बात को कैसे होना है, इस बात का प्रश्न किन लोगों ने उठाया? जो सबसे छोटे बच्चे थे। ऐसा लग रहा था वो छोटे छोटे बच्चे, अच्छा वो छोटे बच्चे जो थे वो मदरसे भी जाते थे, वो बहुत सारी दूसरी भाषाओं को समझने वाले बच्चे थे, उर्दू बोलने वाले बच्चे थे, उनके घर की भाषा मैमूनी एक भाषा होती है वो बोलने वाले बच्चे थे। दूसरे बच्चे जो थे वो कच्छी भाषा बोलने वाले बच्चे थे, गुजराती बोलने वाले सभी बच्चे बैठे हुए थे। इतनी भयानक हिंदी वहां चली, लेकिन सारे बच्चे ऐसा लग रहा था जैसे उस बात को पी गए। उसमें बहुत सारे बिहारी बच्चे बैठे थे, बंगाली बच्चे बैठे हुए थे, ये सब हो रहा था। और इस बात को मैं देखती रही कि यार ऐसा हो कैसे रहा है ना। पर ये ऐसा हुआ। एक बात मुझे साधन भैया ने भी बताई थी कि एक बार ऐसा हुआ, बाबा जी जब पुस्तक लिख रहे थे तो बहुत सारे शब्दों का चयन करते थे, वो बहुत सोच समझ करके चयन किया करते थे शब्दों का। तो वो बताते हैं उन्होंने मुझसे पूछा, फिर आने वाले बहुत सारे पंडित लोगों से पूछा, पंडित मतलब जिनको विद्वान कह सकते हैं आज की भाषा में, उनसे पूछा। फिर गांव से कुछ लोग आते थे कुछ सामान लेकर के, कुछ एकदम ही है ना जो खेतीहर मजदूर होता था उससे भी पूछा। तो साधन भैया बोलते हैं उस समय मुझे ये बात बड़ी खराब लगती थी, ये ऐसा क्यों करते हैं कि एक एकदम मजदूर, उसको क्या पता, वो तो हिंदी भाषा को भी नहीं जानता, संस्कृत को भी नहीं जानता, क्या जानेगा इस शब्द को। तो बाबा जी ने बताया कि जो शब्द है ना, जो शब्द जैसा शब्द है इससे कुछ व्यक्ति को भासता है ना, इसलिए मैं सबसे पूछता हूँ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप तक पहुंच गई होगी। मैं इसको शॉर्ट में रखना चाहती हूँ, बहुत इसको गहराना यहाँ पे नहीं चाहती हूँ। बात आप तक पहुंच गई ना कि ये शब्दों में फेर फार करते ही मामला गड़बड़ा जाता है। ठीक है, चलिए। तो सबके साथ समझदारी एक ही होगा, यह स्वीकारने से विशेषता का भ्रम समाप्त होता है। नहीं तो हम ये विशेष और सामान्य इसका प्रभेद बनाए रखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको सरल भाषा में दर्शन को किया जाए, रखा जाए। 2017 में हम भी बोलते थे, है ना, इस बात को कि ये इसका सरलीकरण किया जाए। मुझे आज भी याद है, महेंद्र भैया करके एक व्यक्ति हैं, हमारी सम्मेलन में उनसे मुलाकात हुई और मैंने 1 घंटा उनसे ये बात करी कि भैया इस दर्शन का सरलीकरण सबसे परम आवश्यक चीज है जो होना चाहिए। आज मैं, वो मुझे बोलते हैं ठीक है दीदी आप समझ लीजिए फिर करिएगा। इस बात को हमने समझ लिया, अब हमको लगता है ये बिल्कुल उदंडता है। ठीक है, चलिए। हम समझदार होंगे, बाकी सब मूर्ख रहेंगे, इससे परेशानी बढ़ेगी। सब समान रूप से समझदार होंगे, इस बात पर हमको विश्वास रखना है। ये समझने के क्रम में होने वाली, रखने वाली, ध्यान देने वाली बातें हैं। अगली बात, पवित्रता पूर्वक, संयमता पूर्वक रहने से जल्दी समझ में आता है। समझने के बाद पवित्रता में ही रहना होता है। तो मैं यहाँ पर किसको पवित्रता समझ रही हूँ, अभी पापा हैं तो मुझे हेल्प भी कर सकते हैं, इसको गाइड कर सकते हैं बाद में। धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण विचार, सत्यपूर्ण विचार, सह अस्तित्ववादी विचार ही पवित्र विचार है ना। तो पवित्रता पूर्वक, है ना, नियम त्रय का पालन करते हुए जीने से, है ना, ऐसा रहने से जल्दी समझ में आता है और समझने के बाद पवित्रता में ही रहना होता है। पांचवी बात, अध्ययन विधि से क्रमिक रूप से साक्षात्कार होता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें जुड़ती चली जाती है ना, भास के बाद आभास,
आभास के आगे फिर साक्षात्कार की घटना होती है। साक्षात्कार होना अर्थात वस्तु के होने रहने की स्वीकृति होना, वस्तु का दृष्टा बनना, सभी है ना, सभी आयामों में उस चीज को देख लेना, 4 आयाम 5 स्थिति में उसकी एक सूत्रता को देख लेना, इसको कह रहे हैं वस्तु का दृष्टा बनना। वस्तु अपने रूप, गुण, स्वभाव और धर्म के साथ है ना, ये 4 आयाम है। साक्षात्कार में ये चारों समाहित है। साक्षात्कार होने के फलस्वरूप कल्पनाशीलता तदाकार होती है। कल्पनाशीलता तदाकार होना, इसका अर्थ है प्रतीति होना। चित्त तदाकार होता है जिसको बुद्धि स्वीकारता है। बुद्धि में स्वभाव और धर्म स्वीकृत होता है। तो चित्त तक रूप और गुण, उसके आगे बुद्धि स्वीकार करती है स्वभाव और धर्म को, है ना, जिसको अनुभवगामी बोध कहा जाता है। बोध होने के फलस्वरूप अनुभव होता है। अनुभव होना अर्थात तद्रूप होना। अनुभव का प्रमाण फिर कार्य व्यवहार में होता है। इस प्रकार जीने की विधि अनुभव मूलक, जीवन मूलक और प्रमाण मूलक हो जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड यदि आपका कोई प्रश्न बनता है तो भी आप पूछ सकते हैं। पापा थोड़ी देर में आप जब उनका व्याख्यान शुरू करेंगे। शरीर के साथ जब तक जीवन तदाकार रहता है, या जब तक जीवन स्वयं को शरीर माना रहता है, तब तक 4 विषयों और 5 संवेदनाओं की सीमा में ही जीना बनता है। विषयों में और संवेदनाओं में सुख जैसा लगता है, पर सुख होता नहीं, है ना। सुख होता नहीं मतलब सुख की निरंतरता होती नहीं। विषयों और संवेदनाओं में सुख यदि होता तो उनमें सुख की निरंतरता भी होती। आगे लिख ही दिया है। अगला पॉइंट मैं इसको पढ़ लूं कृष्ण भैया, उसके बाद आपका प्रश्न लेते हैं, है ना। पापा है तो वो आंसर भी करेंगे। अच्छा, तत्सानिध्य का अर्थ है वास्तविकता के साथ हम प्रमाणित हों। तत्सानिध्य, तद्रूपता अर्थात अनुभव संपन्नता के साथ ही है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान सदा सानिध्य रूप में रहे, हमारे अधिकार में रहे, उसी को तत्सानिध्य कहा है। अध्ययन क्रम में तत्सानिध्य की अपेक्षा बना रहता है। तदाकार होने के लिए समझने की इच्छा और प्रमाणित होने की इच्छा को बलवती बनाने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, तदाकार होने के लिए समझने की इच्छा, पहला स्टेप है तदाकार होना ना। तदाकार होने के लिए समझने की इच्छा और प्रमाणित होने की इच्छा को बलवती बनाने की आवश्यकता है। प्रमाणित होने के लिए अर्थ के पास जाना ही पड़ता है। प्रमाणित नहीं होना है तो शब्द की सीमा में ही रहना बनता है। परिभाषा को याद करने से अर्थ तक नहीं पहुंचे। परिभाषा के अनुरूप जब जीना शुरू होता है तब शब्द से इंगित अर्थ को समझे। 9वीं बात, अध्ययन क्रम में जीने के उद्देश्य में गुणात्मक परिवर्तन होता है। स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन अनुभव के बाद ही होता है। ठीक है, स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन अनुभव के बाद ही होता है। इसका अर्थ 4.5 क्रिया और 10 क्रिया के बीच में, है ना, भ्रांत अवस्था बनी रहती, निरंतरता नहीं होती है ना। लेकिन गुणात्मक परिवर्तन मतलब कि एक बार फिर 10 क्रिया में आए तो लौट करके वापस आना नहीं होता। इसको गुणात्मक परिवर्तन अथवा परिमार्जन कहा जाता है। ठीक, तो स्वयं में जो गुणात्मक परिवर्तन है वो तो अनुभव के बाद ही होता है। अध्ययन काल में मुख्य बात है कि सामने वाला व्यक्ति जो अध्ययन कराता है उसको प्रमाण मानना पड़ता है। प्रमाण मानने के बाद प्रमाण के स्वरूप, न्याय, धर्म और सत्य में क्या अड़चन हो सकता है उसको शोध करना होता है। शोध करने का मूल मुद्दा है न्याय, धर्म, सत्य को हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। प्रमाणित करने की विधि क्या होगी उसको यथावत सुनते हैं, समझते हैं तो प्रमाणित करने की जगह तक पहुंचते हैं। यदि अपने मन मर्जी का तर्जुमा करके सुनते हैं तो जहां पहले थे वहीं रह जाते हैं। सुनना समझना नहीं है, सुनने पर बोलना बनता है, समझने पर प्रमाणित करना बनता है। ठीक, श्रद्धेय बाबा श्री ए नागराज जी के साथ संवाद पर आधारित सितंबर 2010 अमरकंटक। ठीक है, इसी के साथ, है ना, प्रणाम पापा जी, है ना, आपको आमंत्रित करते हैं। और जिन लोगों को भी कोई प्रश्न आदि हो तो उसको पूछ सकते हैं। कल क्या सीखा उस पर ध्यान आकर्षण कीजिए। और फिर हम आज स्नेह को
शुरू करने वाले हैं। जी कृष्ण भैया, आपको कोई प्रश्न बना है? हाँ दीदी, जब अभी आप जब बता रहे थे भास आभास प्रतीति के बारे में, हम्म, तो मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हुआ। हम्म, आपने बोला था कि चित्त के यहाँ पर रूप और गुण, और फिर बुद्धि में हम्म, स्वभाव और धर्म। तो मैं जितना समझ पाया हूँ, स्वभाव जो है वो चित्त के तल पर है, और जो धर्म है वो बुद्धि के तल पर है। तो ये थोड़ा एक डिफरेंस आया हाँ, था, इसलिए मैं नहीं ये कोशिश कर। डिफरेंस नहीं है, ये सही बात है। जो रूप और गुण है ना उसका चित्रण हो जाता है, स्वभाव धर्म का चित्रण नहीं होता। ऐसा लिखा था, बुद्धि में स्वीकृत होता है ना। बुद्धि बुद्धि है ना, यस और नो की तरह रहती, बुद्धि में केवल सही स्वीकृत होता है ना। तो स्वभाव जो चीज है उसका चिंतन हो सकता है ना। प्रयोजन जो है चिंतन में समझ में आता है। ठीक है ना पापा? पापा हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है और इसको स्पष्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। यस जी, और कोई किसी को प्रश्न बनता हो, कहीं पर ध्यान जाता हो? हाँ बसंत भैया। हाँ दीदी, जैसे अभी अध्ययन क्रम में हम चल रहे हैं, तो इसमें पवित्रता को कैसे देखें? मतलब क्या स्पष्टता चाहिए इसमें, जो जल्दी समझ में आने के लिए पवित्रता पूर्वक जीना ज्यादा, ऐसा इसके हाँ, बारे में थोड़ा सा। तो मेरे हिसाब से मैं इसका अनुमान लगाती हूँ, तो मुझे लगता है न्यायपूर्ण विचार, धर्मपूर्ण विचार और जो सत्यपूर्ण विचार है, मतलब मानव मानव की परस्परता में, इसको बोल रहे हैं न्याय। मानव प्रकृति के साथ कैसे जिएगा, इसको बोल रहे हैं प्राकृतिक नियमों में जीना अथवा धर्म, है ना। और परिवारों की परस्परता में कैसे जीना होगा, सहअस्तित्व में कैसे जीना होगा, व्यक्ति से लेकर के अंतरराष्ट्र तक कैसा जीना होगा, इसको कह रहे हैं सहअस्तित्व। तो बौद्धिक नियम बराबर न्याय, इसको ऐसा समझ लीजिए, और प्राकृतिक नियमों में जीना बराबर धर्म, और सामाजिक नियमों में जीना अर्थात परिवारों की परस्परता में जो हम न्याय पूर्वक जी रहे हैं ना, तो ढंग से जीना है, जो व्यवस्था में जीना, इससे ऑटोमेटिकली है ना ये व्यवस्था में जीना है ना, यही पवित्रता में जीना है, इसका नाम पवित्रता है ना। बाकी पापा इसमें ऐड करें। नहीं ठीक है। ठीक है जी। बसंत भैया, आपको क्लैरिटी बनी, मेरी बात आपको पकड़ में आई? नियम त्रय में जीना ही पवित्रता है, ऐसा नियम जीने न्याय से। धर्म, नियम जी। न्याय धर्म सत्य सम्मत जो विचार है वही पवित्र विचार है। हम्म, नियम न्याय धर्म सत्य सम्मत जो व्यवहार है वही पवित्र व्यवहार है ना। तो इसमें दीदी फिर अल्टीमेट यही है कि जिस चीज का हम अध्ययन कर रहे हैं उसको अभ्यास पूर्वक जीने में जो है वही पवित्रता के रूप में बनता है। न्याय धर्म सत्य का ही हम अध्ययन कर रहे हैं, और न्याय धर्म सत्य से जीने का जो हम अभ्यास करेंगे वही पवित्रता से जीने का एक स्वरूप बनता है, ऐसा। बिल्कुल भैया, जो है ना पवित्र पहले। विचार ही मनोबल है, ऐसा भी लिखा है। हम्म, हाँ, हम्म, ये भी बात है जी। क्योंकि नियम न्याय धर्म सत्य के बिना मनोबल नहीं है। न्याय के विपरीत जीते हैं तो मन कमजोरी रहता है ना, क्योंकि अन्याय और नियम विरुद्ध जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता है, इसलिए वो मनोबल नहीं बनता है। ठीक है। बसंत भैया ठीक है। ठीक बढ़िया है दीदी, सुंदर स्पष्ट हुआ। जी। मैंने एक वो चार्ट शेयर किया है मूल मानवीय प्रवृत्ति का व्हाट्सएप पे, अच्छा। आप चाहें तो उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि जी। सामने दिखेगा तो हाँ ज्यादा आसान हो जाएगा। जी, बिल्कुल करती हूँ मैं, एक सेकंड में। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं शेयर। आराम से करिए, जल्दीबाजी। कल तक जितने लोगों ने भी जो भी सुना उसमें कोई प्रश्न बना हो या कोई स्पष्टता बनी हो तो शेयर कीजिए कि हाँ मुझे कल ये बात चमकी।
कल ये बात मेरा ध्यान ध्यान उसने खींचा। अच्छा, हमें लग रहा है हमको खुद ही पूछना पड़ेगा। चलिए आज रैंडम सिलेक्शन। हाँ। बौद्धिक नियमों के बारे में भैया ने काफी विस्तार से बोला था, और उसमें कहीं कहीं उनको दो दो नियमों को एक साथ कनेक्ट करते हुए जो बताया था, उसमें स्पष्टता नहीं बन पाई थी थोड़ी सी। जैसे असंग्रह के साथ सरलता, या ऐसे जो कॉम्बिनेशंस में जो बोला था वो स्पष्टता, पांचों की तो स्पष्टता है कि असंग्रह क्या है और विद्या किसको बोल रहे हैं, सरलता किसको बोल रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ को साथ लेकर के जो उसका जो आगे बताया था व्यवहार में, वो स्पष्ट नहीं बना। तो अगर एक बार वो रिपीट कर सके भैया। आज मुझे लगता है उसी की चर्चा है आगे, है ना पापा? हाँ, फिर तो ठीक है, अगर आगे चर्चा में आने वाला है। कल असंग्रह को कवर किया था, आज स्नेह को कवर करेंगे, फिर कॉम्बिनेशंस में कवर करेंगे। चलिए। नियम की जो परिभाषा दी है उसमें लिखा है कि क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है, और एक दूसरी परिभाषा दी है आचरण ही नियम है ना। क्योंकि मानवीयतापूर्ण आचरण में मानव का नियंत्रण होता है, इसलिए मानवीयतापूर्ण आचरण ही नियम है। और विचार व्यवहार कार्य का जो नियंत्रण है वो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियमों से होता है। इसलिए बौद्धिक नियम पूर्वक विचार का नियंत्रण है, सामाजिक नियम पूर्वक व्यवहार का नियंत्रण है, प्राकृतिक नियम पूर्वक उत्पादन का नियंत्रण है। तो नियम को ऐसे ही समझना है। तो विचार का नियंत्रण कैसे होगा, तो कहा बौद्धिक नियमों से होगा। बौद्धिक नियम क्या है, तो कह रहे हैं कि असंग्रह, सरलता, स्नेह, विद्या और अभय पूर्वक जो विचार है वही विचार का नियंत्रण है। असंग्रह से विचार नियंत्रित होता है, संग्रह से विचार का अनियंत्रण होता है। क्योंकि संग्रह जो है वो लोभ से युक्त होता है, लोभ शोषण से युक्त होता है, शोषण अपराध से युक्त होता है, अपराध विरोध से युक्त होता है, विरोध जो है वो हिंसा से युक्त होता है, हिंसा युद्ध से युक्त होती है। इसीलिए संग्रहवादी जो विचार है वो अनियंत्रण का कारण है, वैचारिक अनियंत्रण का कारण है। वैचारिक अनियंत्रण ही व्यवहार का अनियंत्रण है। इसी प्रकार से जो सरलता की जगह जो अहंकार का विचार है, तो अहंकार का विचार भी जो है वो समस्या का कारण है। ठीक है, क्योंकि अहंकार जो है उद्दंडता से युक्त होता है। उद्दंडता का मतलब होता है सही को ना स्वीकारना, अपनी गलती पे अड़े रहना, है ना, वही उद्दंडता का लक्षण है। तो उद्दंडता का जो विचार होता है वो विरोध को जन्म देता है ना, और विरोध आगे हिंसा युद्ध की ओर जाता है। अभी जितने भी युद्ध दिखते हैं उन सबके मूल में अहंकार ही मूल कारण रहता है। अहंकार स्वयं श्रेष्ठता के अभिमान के रूप में रहता है। अहंकार अपने विचार, व्यवहार और चित्रण को, आस्वादन को दूसरे से श्रेष्ठ मान लेने के कारण से अहंकार आता है। अहंकार का मतलब यही होता है ना। अहंकार ही अभिमान के रूप में रूप, पद, बल, धन को दूसरे से श्रेष्ठ मानने के आधार पे अभिमान बन जाता है। अभिमान के प्रति मान्यता जो है वो हठ को जन्म देती है ना। हठ ही सामाजिक व्यवहार में कट्टरता के रूप में आती है ना। जैसे अभी हम लोग कट्टरताएं देखते हैं, सामुदायिक कट्टरताएं देखते हैं ना, उसके मूल में कारण अहंकार होता है। अहंकार के मूल में स्वयं श्रेष्ठता की स्वीकृति रहती है, दूसरे को निष्ठ माने रहते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ माने रहते हैं, है ना। ये व्यक्तिगत जीवन में हठ और जिद्द के रूप में रहता है। हठ और जिद्द जो है परिवार के लिए समस्या रहती है। परिवारों के बीच में हठ और जिद्द जो पैदा होती है वो समस्या का कारण होती है। जब ये समाज में आ जाती है तो कट्टरता को जन्म देती है, हठवादी प्रवृत्तियों को जन्म देती है।
हठवादी प्रवृत्तियों कट्टरता ही सामाजिक संघर्ष को जन्म देते हैं। सामाजिक संघर्ष के प्रति जो मान्यता होती है वो युद्ध और हिंसा की ओर जाती है। इसी प्रकार से जब हम अपने आस्वादन को दूसरे के आस्वादन से श्रेष्ठ मानते हैं, उसके आधार पर आसक्ति आती है। आसक्ति जो है वो समस्याओं को जन्म देती है। आसक्ति का मतलब है जो 4 विषय और 5 इंद्रिय संवेदनाएं हैं और जो सुविधा संग्रह भोग है, उससे सुख पाने की जो प्रवृत्ति है उसको आसक्ति कह रहे हैं। आसक्ति जो है वो आसक्ति क्योंकि उसमें सुख स्वभाव नहीं है, इसलिए आसक्ति समस्या को जन्म देती है। सुख मिलता नहीं है और हम सुख माने रहते हैं, इसलिए बार बार उस क्रिया को रिपीट करते हैं और उसके कारण से अभाव और अतृप्ति का जन्म होता है और अतृप्ति जो है वो समस्या को जन्म देती है। इसलिए अहंकार का विस्तार इस रूप में ही देखने को मिलता है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। देखिए ये जो विषय हैं थोड़े, अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि नहीं पकड़ में आ रहा है तो पूछ लीजिए, है ना। आज मैं आपको कहूंगी, अगर कहीं पर भी कोई चीज लग रही कि बैठ नहीं रही तो पूछ लीजिए। बाकी चार्ट हमारे सामने है। इसी प्रकार से स्नेह की जगह यदि द्वेष होता है तो द्वेष जो है वो घृणा और हिंसा के रूप में रहता है ना। द्वेष का मतलब है दूसरे के नाश में, दूसरे की हानि में, दूसरे की अजागृति में, दूसरे के पतन में स्वसुख की कल्पना करना है, इसको द्वेष कह रहे हैं ना। द्वेषी वैचारिक रूप में रहता है, उसको घृणा कहते हैं। घृणा का मतलब है अपने को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को नेष्ट हेय मानना, है ना, इसको घृणा की प्रवृत्ति कह रहे हैं। और जब ये भौतिक रूप में द्वेष आता है तो उसको हिंसा कहते हैं ना। तो द्वेषवादी जो भी विचार हैं वो वैचारिक अनियंत्रण को पैदा करते हैं ना। वैचारिक अनियंत्रण व्यवहारिक अनियंत्रण को पैदा करता है। व्यवहारिक अनियंत्रण जो है वो कार्य के अनियंत्रण को पैदा करता है, व्यवसाय के अनियंत्रण, व्यवस्था के अनियंत्रण को पैदा करता है। अस्थिरता, अनिश्चितता जीवन शैली के रूप में आ जाती है यदि द्वेषपूर्ण विचार रहता है। और इसीलिए इसको कहा कि ये अनियंत्रण को पैदा करता है, इसीलिए इनको बौद्धिक नियम के रूप में पहचाना है। संग्रह, असंग्रह, स्नेह, सरलता, विद्या और अभयता को है। इसी प्रकार से विद्या है, यदि निपुणता, कुशलता, पांडित्य नहीं होती है, यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तो मानव फिर मनमानी करता है, मनमानी तरीके से जीता है। जिसको सही माने रहता है उस सही के आधार पर जीता है। तो हमारे मानने से सही नहीं होता है ना, जानने से ही सही होता है। तो जीवन ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान की समझ ही जो है वो वैचारिक व्यवहारिक रूप से स्थिरता को पैदा करती है ना। इसलिए विद्या को बौद्धिक नियम के रूप में पहचाना गया। इसी प्रकार से जो भय है, भय आतंक को जन्म देता है। आतंक जो है वो समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए भय के आधार पर जो भी विचार किया गया, जैसे भय से नियंत्रण का प्रयास किया गया है ना, तो भय से नियंत्रण के प्रयास में शासन जो है वो दंड विधि से नियंत्रण का प्रयास करता है। इसमें मानव जाति सफल नहीं हुई है ना, बल्कि ये देखा है कि जहाँ आतंक होता है उसका रिटेलिएशन होता है, इसलिए आतंक युद्ध को जन्म दे देता है ना। अभी जितने भी हम लोग युद्ध देख रहे हैं उसका मूल कारण है कि भय का प्रयोग करते हैं आतंक को खत्म करने के लिए, है ना। तो भय के प्रयोग से आतंक खत्म नहीं होता बल्कि भय बढ़ता है। जैसे जो हथियारों का दौड़ है वो इसीलिए पैदा होता है ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जो हथियार है उससे भय नहीं पैदा हो रहा है, तो और शक्तिशाली और शक्तिशाली और शक्तिशाली हथियार हम बनाते जाते हैं ना। ये आर्म्स रेस को जन्म देती है। इसके मूल में कारण क्या है? इसके मूल में कारण है कि भय से नियंत्रण होता है, ये गलत मान्यता बैठी हुई है ना। नियंत्रण समझदारी से ही होता है। जितना हम लोग
हथियारों की दौड़, हथियारों का संग्रह करना और हथियारों का एप्लीकेशन कर रहे हैं युद्ध हिंसा को रोकने के लिए, यदि उतना हम शिक्षा के लिए काम करते, जागृति के लिए काम करते तो भय से मुक्त हो सकते थे और आतंक की आवश्यकता न पड़ती है ना। तो मानव को वस्तुएं सुलभ हो जाएं, यानी समृद्धि आ जाए और समाधान आ जाए। यदि ये दो चीजें आ जाती हैं तो भय की आवश्यकता नहीं, फिर भय समाप्त हो जाता है। तो समाधान की निरंतरता और समृद्धि की निरंतरता, यही समाज में अभय को पैदा करती है ना। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो असंग्रह, सरलता, स्नेह, विद्या और अभय है, ये बौद्धिक नियम है, इससे विचार का नियंत्रण होता है ना। तो हमने ये देखा था कि असंग्रह जो है उसमें जो संवेग है वो उदारता का है, क्योंकि आप में यदि समृद्धि नहीं है तो आप उदार नहीं हो सकते हैं ना। जो स्वयं अभावग्रस्त है वो उदार कैसे होगा। और उदारता की जो उपलब्धि है वो हर्ष है। जब आप किसी का सहयोग करते हैं तो आप में एक तृप्ति का भाव आता है ना, हर्ष आता है। उसका जो प्रत्यक्ष रूप है असंग्रह का, उसको हम कह रहे हैं कि वो आवश्यकता से अधिक उत्पादन के रूप में समृद्धि है। लेकिन ये व्यक्ति व्यक्ति में नहीं है, है ना। एक व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति, एक परिवार भी नहीं कर सकता है। एक परिवार आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके उसको प्रमाणित कर सकता है कि एक परिवार आवश्यकता से अधिक उत्पादन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन का मतलब है जो वो जिस वस्तु का भी वो उत्पादन करता है उस वस्तु का विनिमय करके वो अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है ना। इस अर्थ में आवश्यकता से अधिक उत्पादन है। तो समृद्धि को प्रमाणित करना एक बात है और समृद्धि की अक्षुण्णता होना दूसरी बात है ना। तो समृद्धि की अक्षुण्णता तभी होती है जब परिवार समूह, ग्राम समूह के रूप में परिवार संगठित होके एक इकाई बन जाते हैं ना। परिवार समूह एक इकाई बन जाता है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि परिवार भी एक इकाई नहीं होते हैं ना, क्योंकि परिवार में व्यक्तिवादी मानसिकताएं रहती हैं। व्यक्तिवादी मानसिकताएं हैं तो सबका लक्ष्य अलग होता है, कार्यक्रम अलग होता है ना। कारण साम्यता नहीं होती है, कार्य साम्यता नहीं रहती, कार्यक्रम साम्यता नहीं, लक्ष्य साम्यता नहीं रहती है, तब तक परिवार एक नहीं है। तब तक परिवार एक इकाई नहीं है ना। घर है रहने के लिए, छत है, घर या छत एक है, लेकिन उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो परिवार नहीं बने हैं, है ना। तो परिवार बनने के लिए लक्ष्य साम्यता, कारण साम्यता, कार्य साम्यता पूर्वक ही परिवार एक होते हैं। जब परिवार एक होते हैं तभी आवश्यकता से अधिक उत्पादन का प्रमाण आ सकता है। यदि परिवार एक होके एक उत्पादन के एक कार्यक्रम से जुड़ते हैं सभी लोग, तभी आवश्यकता से अधिक उत्पादन प्रमाणित हो सकता है। अब इसकी जो अक्षुण्णता है वो परिवार समूह, ग्राम समूह, है ना, क्षेत्र, इस रूप में होती है। यदि क्षेत्र तक हम इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि परिवार समूह में 10 परिवार हैं, ग्राम में 100 परिवार हैं, ग्राम समूह में 1000 परिवार हैं और क्षेत्र में 10,000 परिवार हैं। यदि 10,000 परिवारों का एक संकुल बनता है, एक इकाई बनती है, तो ऑलमोस्ट 100% वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है जो मानव की आवश्यक वस्तुएं है ना। ग्राम में ही उसका प्रमाण आ जाता है। ग्राम में प्रमाण आ जाता है मतलब हर ग्राम जो है आवश्यकता है कि अधिकांश वस्तुओं को पैदा कर लेता है। बाकी वो ग्राम समूह के ग्रामों के साथ जो है विनिमय पूर्वक अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करके उसकी अक्षुण्णता को स्थापित कर लेता है। इस तरीके से समृद्धि की अक्षुण्णता और निरंतरता प्रमाणित होती है। लेकिन उससे पूर्व ये तभी सफल होता है जब बौद्धिक नियम पूर्वक वैचारिक एकत्व को हम लोग परिवार में प्रमाणित कर लेते हैं। जब वैचारिक एकत्व प्रमाणित होता है तब व्यवहारिक एकत्व आता है ना। इसलिए बाबा जी ने पहले समाधान और फिर समृद्धि लिखा है ना। इसी प्रकार से जब परिवार समूह वैचारिक एकत्व को और ग्राम वैचारिक एकत्व पूर्वक ही हम संगठित होते हैं।
वैचारिक एकत्व पूर्वक ही परिवार का गठन होता है ना। फिर ऐसे कई गठन मिलके संगठन को बनाते हैं, जिसको हम लोग परिवार समूह कह रहे हैं। ऐसे संगठन, संगठित परिवार समूह मिलके जो है ग्राम का संगठन बनाते हैं ना। तो ग्राम के संगठन में जब वैचारिक एकत्व होता है, तो वैचारिक एकत्व समाधान की सार्वभौमिकता के आधार पर, क्योंकि समाधान सबके लिए समाधान होता है, इसके आधार पे वैचारिक एकत्व जो है वो स्थापित होता है। यदि समाधान सबका अलग अलग होता है, जैसा कुछ दर्शनों में ऐसी मान्यता है कि सबका सत्य अलग अलग होता है ना। यदि सबका सत्य अलग अलग होता है तो कोई भी गठन और वैचारिक एकत्व के रूप में संगठन जो है वो बन ही नहीं सकता है ना। जबकि मध्यस्थ दर्शन कहता है कि सबके लिए सत्य एक जैसा है ना। इसीलिए सह अस्तित्व को परम सत्य के रूप में पहचाना है ना। मूल्यों की सार्वभौमिकता को पहचाना है, न्याय की सार्वभौमिकता को पहचाना है। सार्वभौमिकता का मतलब है मूल्य सबके लिए एक जैसे हैं, न्याय सबके लिए एक जैसा है, धर्म सबके लिए एक जैसा है, सत्य सबके लिए एक जैसा है ना। क्योंकि अध्ययन पूर्वक ये पता लगता है वास्तविकता यथार्थ सत्यता जो है वो अस्तित्व में सबके लिए एक जैसी रहती है ना। जब हम इस वास्तविकता यथार्थता सत्यता की को पहचान लेते हैं तो तभी भाषा स्थिर होती है। उससे पहले भाषा मनमानी होती है ना। तो भाषा की स्थिरता जो है अस्तित्व में वस्तु की स्थिरता के साथ है। क्योंकि वस्तु स्थिर है इसलिए भाषा का स्थिर होना संभव है। यदि अस्तित्व में वस्तु अस्थिर होती, यानी वास्तविकता यथार्थताएं जो है अस्थिर होती, तो भाषा अस्थिर होती। और यदि भाषा अस्थिर होती तो संप्रेषणा नहीं हो सकती है। भाषा की स्थिरता अर्थ की स्थिरता के रूप में ही संप्रेषणा होती है ना। तो संप्रेषणा के लिए जरूरी है कि जो यथार्थता है, सत्यता है, यानी जो जैसा है उसको वैसा पहचाना जाए है ना। इसी को यथार्थ ज्ञान कह रहे हैं। यथार्थ ज्ञान से ही उत्साह पैदा होता है ना। और इसका विद्या का जो प्रत्यक्ष रूप है वो निपुणता, कुशलता, पांडित्य हाँ है ना। जी। निपुणताएं जो है वो नियम को समझने से आती हैं, कुशलताएं व्यवहार को समझने से आती हैं, पांडित्य जो है वो ज्ञान को समझने से आता है। सह अस्तित्व रूपी जो परम ज्ञान है उसको समझने से पांडित्य आता है। जो मानव जाति में परिवार से विश्व परिवार तक जो न्याय है उसको समझने से व्यवहारिक कुशलताएं आती हैं। और नियम को समझने से निपुणताएं आती हैं, क्योंकि कोई भी उत्पादन निपुणता पूर्वक होता है। निपुणता का मतलब है नियम का ज्ञान होना, प्रक्रिया का ज्ञान होना, विधि का ज्ञान होना। यदि हम नियम, प्रक्रिया, विधि पूर्वक कोई भी उत्पादन करते हैं तो हम उत्पादन में निपुण और पारंगत हो जाते हैं है ना। इस तरीके से विद्या पूर्वक जो है, विद्या की समझ पूर्वक वैचारिक नियंत्रण होता है। विद्या अविद्या जो है वैचारिक अनियंत्रण को पैदा करती है। इसी प्रकार से कल हमने ये भी पढ़ा था कि स्नेह का मतलब है संबंधों में निर्विरोधता। क्योंकि हम सब सहअस्तित्व पूर्वक सबके साथ संबंध में है, इसीलिए किसी से विरोध नहीं बनता है। यदि विरोध है तो संबंध नहीं है ना। विरोध विहीनता ही संबंध का प्रमाण है। तो स्नेह जो है उसके लिए बुनियादी आवश्यकता है ना। जब हम निर्विरोध होते हैं तो स्नेह प्रकट होता है। स्नेह होता है तो स्वयं स्फूर्त मिलन में प्रसन्नता होती है ना। इसका प्रत्यक्ष रूप क्या है? तो इसका प्रत्यक्ष रूप सौजन्यता बोला है। क्योंकि स्नेह पूर्वक हम एक दूसरे के सहयोगी, सहकारी, सहभागी, पूरक है ना हो पाते हैं। सुहृदय एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो पाते हैं। एक दूसरे के दुख को दूर करने का प्रवृत्ति बनती है। एक दूसरे के जागृति में सहायक होने का प्रवृत्ति स्नेह पूर्वक ही बनती है ना, जो विश्वास को जन्म देती है ना। तो इस प्रकार से स्नेह कैसे स्थिरता को यानी नियंत्रण को पैदा करता है, इसको हम पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से अभय, अभय का जो संवेग है वो धैर्य है ना। अभय धैर्य को जन्म देता है, भय जो है अधैर्यता को जन्म देता है ना।
तो जब भय होता है तो उल्लास के विपरीत जो है हताशा निराशा आती है, और जब अभय होता है तो उल्लास बनता है ना। उल्लास का जो प्रत्यक्ष रूप है, अभय का जो प्रत्यक्ष रूप है, वो सह अस्तित्व, परस्परता में विश्वास है। परस्परता में विश्वास पूर्वक, यानी परिवार परिवार में विश्वास है ना, परिवार समूह में विश्वास, ग्राम ग्राम में विश्वास है ना। इस तरीके से विश्वास अभयता को जन्म देता है ना। इसी को सामाजिकता भी कहते हैं दूसरे अर्थ में। सामाजिकता का मतलब है परस्पर विश्वास का स्थापित हो जाना। यदि परिवारों की परस्परता में विश्वास बनता है तो सामाजिकता का भासाभास अनुभूति होती, प्रतीति होती है ना। सामाजिकता ही निरंतरता के रूप में अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता को ही हम लोग अखंड समाज कह रहे हैं ना। तो फिर इसके आगे हम लोग समझते हैं तो पता लगता है असंग्रह और सरलता, इन दोनों के योगफल में धीरता आती है। धीरता का मतलब होता है न्याय के प्रति निष्ठा। न्याय का मतलब होता है मूल्य निर्वाह की निरंतरता, है ना। मूल्य निर्वाह की निरंतरता के रूप में न्याय होता है ना। इसीलिए मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में न्याय को बोला गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए तो पूरा आ जाएगा। दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है कि नहीं? स्पष्टता से दिख रहा है ना चार्ट? हाँ विनू भाई दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक कह रहे हैं कि दिख रहा है। जी दीदी दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये लिखा था कि बाबा जी ने ऐसा लिखा है कि असंग्रह और सरलता। असंग्रह और सरलता का मतलब है समृद्धि और सामाजिकता, है ना, और सभ्यता, है ना। इन दोनों का योगफल हो जाए किसी परिवार समूह में, परिवार में, तो उसमें धीरता प्रमाणित होती है ना। धीरता का मतलब है न्याय के प्रति निष्ठा। न्याय के प्रति निष्ठा को हम लोग धीरता कह रहे हैं ना। और दृढ़ता, दोनों बातें हैं। न्याय के प्रति निष्ठा, निष्ठा का मतलब होता है, निष्ठा केवल वैचारिक स्थिति नहीं है। निष्ठा का मतलब है कि अब हम न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रयासरत हो गए, है ना। दृढ़ता का मतलब प्रतिबद्धता होती है, और प्रतिबद्धता भी जो है जीते हुए होती है। केवल मानने के स्तर पे बोध होता है, स्वीकृति के स्तर पे बोध होता है ना। बोध जो है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जब वास्तविकता, यथार्थ, सत्यता जो है हमको बुद्धि में स्वीकार हो जाती है, उसको बुद्धि, उसी को मानना भी कह रहे हैं। जान के मानना, है ना, उसको मानना भी कह रहे हैं, उसी को स्वीकृति कह रहे हैं, है ना। वो बौद्धिकता के रूप में, मानसिकता के रूप में रहती है। लेकिन जब मानसिकता व्यवहार में उतरती है तब वो निष्ठा और प्रतिबद्धता हो जाती है, उसी को दृढ़ता भी कह रहे हैं ना। तो इस प्रकार इसको से स्थिति गति कह सकते हैं। यहाँ पर दृढ़ता को स्थिति और निष्ठा को गति, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं ना। ऐसे ही है, मतलब अच्छा, कहने हाँ। क्या, हाँ। क्योंकि जो बोध है वो स्थिति है ना, और जो संकल्प है उसको हम गति कह रहे हैं। संकल्प का मतलब केवल मान लेना नहीं है ना। हम किसी के प्रति मानसिकता में हम दृढ़ हो जाते हैं, वो संकल्प नहीं है। संकल्प क्रियान्वत रूप है, मतलब हम वैसा जीने लगे, जी। तभी वो संकल्प है। यदि केवल हमने स्वीकार कर लिया है या हमको समझ में आ गया है, तब वो बोध है, यानी वो स्वीकृति है। अब स्वीकृति पूर्वक जीना होता है ना। जी। स्वीकृति पूर्वक जो जीना है उसी को निष्ठा, प्रतिबद्धता, दृढ़ता, संकल्प आदि शब्दों से इंगित किया गया है। जी। तो असंग्रह और सरलता, इन दोनों के योगफल से धीरता आती है ना। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ, किसी को भी कोई प्रश्न बनता हो या कोई और लग रहा हो कि इसको थोड़ा और खोला जाए तो भी पूछिए।
सभी को एकदम स्पष्ट हो गया है? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मेरे को तो दीदी ऐसा लग रहा है कि इस जो भैया ने इतना भी दिया है उसको कम से कम भी 3-4 बार हमें ऑडियो देखकर कुछ मामला ज्यादा पकड़ में आएगा। हाँ हाँ, थोड़ा अपने साइड से जो प्रयास है वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द छूट जाते हैं कई बारी, है ना। हाँ हाँ थोड़ा अपनी तरफ से जो गति बढ़ाने के लिए प्रयास है वो करना है, ठीक बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दोनों हैं, ये जो चार्ट है इसको भी देखते रहिए और सुनते भी रहिए। हाँ। एक बार पकड़ में आ गया तो फिर आपको सहज हो जाएगा, है ना। हम्म, फिर ये चीजें जुड़ के दिखने लगेंगी। तो सरलता पूर्वक और असंग्रह पूर्वक धीरता आती है, फिर धीरता उदारता में बदलती है। कब बदलती है? जब उसमें स्नेह जुड़ जाता है ना। हम्म, तो असंग्रह, सरलता, स्नेह, ये तीनों चीजें यदि जुड़ती हैं तो धीरता सहित उदारता आ जाती है ना। उदारता का मतलब है हम अपनी सुख सुविधाओं को, तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की जो प्रवृत्ति है उसको उदारता कह रहे हैं। उदारता स्नेह के पूर्व में नहीं आती है ना। तो जब स्नेह मतलब संबंध का स्वीकृति हो गया है और संबंध में जीना जो है वो प्रसन्नता हो गई है ना, विरोध समाप्त हो गया है, उस स्थिति में ही एक परिवार दूसरे परिवार की सुख सुविधाओं के लिए अपने तन मन धन का प्रसन्नता पूर्वक उपयोग सदुपयोग करता है ना। परिवार में भी जो संबंधों में तन मन धन का उपयोग सदुपयोग तभी संभव होता है जब स्नेह होता है। यदि संबंधों में स्नेह नहीं होता है तो व्यक्तिवादी संग्रह का प्रवृत्ति रहती है ना, व्यक्तिवादिता रहती है, स्वेच्छाचारिता रहती है ना, जी। मनमानी रहती है। यानी क्योंकि विश्वास नहीं रहता तो अविश्वास रहता है, तो सहयोग नहीं होता, असहयोग होता है, सहभागिता नहीं रहती है, अपना अपना काम करो ऐसी प्रवृत्ति रहती है, हाँ। सहकारिता नहीं रहती है, सब मिल के कोई काम नहीं कर पाते हैं। जैसे एक विद्यालय खोलना है तो लोग मिलजुल के विद्यालय नहीं खोल पाते हैं ना, मिलजुल के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि विरोध रहता है, परिवारों की परस्परता में विरोध रहता है। तो अपने तन मन धन को नियोजित नहीं कर पाते हैं ना, इसी को कह रहे हैं कि ये सदुपयोगिता विधि स्पष्ट नहीं होती है यदि स्नेह का अभाव रहता है। स्नेह होता है तो ये हो जाता है ना, धीरे धीरे परिवार आपस में मिलजुल के, है ना, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी करने लगते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम हमारे स्वयं के विकास और जागृति के लिए, हमारे स्वयं के सुख सुख सुविधाओं की सुलभता के अर्थ में ही होते हैं, है ना। सामाजिक व्यवस्थाएं जिनको कह रहे हैं, जिसको शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, न्याय सुरक्षा, उत्पादनकार और विनिमय कोष व्यवस्थाएं कह रहे हैं। ये व्यवस्थाएं यदि सुचारू रूप से रहती हैं तो हर परिवार जो है भय से मुक्त हो सकता है ना। फिर इसके बाद ये लिखा है कि जी। असंग्रह, सरलता, स्नेह जब विद्या से जुड़ती है ना, वास्तविकता यथार्थ ज्ञान से जुड़ जाती है और अभयता से जुड़ जाती है तो वीरता आ जाती है ना। यानी धीरता से वीरता, धीरता से उदारता, उदारता से उदारता से वीरता, वीरता। ऐसा लिखा है। जी। हम लोग धीरता वीरता उदारता ऐसा भी उपयोग करते हैं शब्दों का, हाँ। है ना, क्योंकि वीरता का मतलब होता है दूसरे को न्याय उपलब्ध कराने में बौद्धिक और भौतिक शक्तियों का नियोजन करने की प्रवृत्ति, अच्छा। है ना। जी। तो इसलिए उदारता पूर्वक वीरता और वीरता पूर्वक उदारता जो है वो प्रमाणित होती है ना। हाँ। क्योंकि उदारता भी दूसरों, अपनी सुख सुविधा तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए, है ना, हाँ। उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से नियोजन इन करना। और यहाँ पर वीरता को भी कह रहे हैं कि बौद्धिक और भौतिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति, है ना। जी। तो इसको हाँ, इसमें वीरता और उदारता में थोड़ा भेद को और स्पष्ट कर दीजिए। क्यों भौतिक और बौद्धिक बोला यहाँ पर तन मन धन बोला, और क्या अंतर है इसमें? एकदम से स्पष्ट नहीं हो रहा है। तन मन धन, इवन दीदी दीदी इवन तीनों में थोड़ी सी और स्पष्टता कर दें।
धीरता, फिर वीरता और फिर उदारता। हाँ, और ये कैसे जो बौद्धिक 5 नियम है उनसे कैसे कनेक्ट हो रहा है, या भौतिक नियम से कैसे कनेक्ट हो रहा है। फिर दया, कृपा, करुणा भी अगर कनेक्ट कर दे तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो जिसको हम लोग समाधान समृद्धि कह रहे हैं, तो समाधान समृद्धि को सामाजिकता के अर्थ में नियोजित करने की प्रवृत्ति, इसको वीरता कह रहे हैं। और जब हम इसको परिवार संबंधों में देख रहे हैं और संबंधों में तन मन धन को हम नियोजित करते हैं आपस में, तब वो उपयोगिता विधि से नियोजन है, उसको उदारता कह रहे हैं, जो परिवार में संबंधों में है। इसी प्रकार से परिवार संबंधों में जो है वो परिवारों की परस्परता में जो संबंध होते हैं उसमें तन मन धन पूर्वक जो व्यवहार का निर्वाह होता है उसको उदारता कह रहे हैं ना। और वीरता का मतलब होता है जब हम व्यवस्थाओं को स्थापित करते हैं ना, समृद्धि के अर्थ में और समाधान के अर्थ में, जैसे शिक्षा संस्कार व्यवस्था को स्थापित करना है ना, और न्याय सुरक्षा व्यवस्था को, स्वास्थ्य संयम व्यवस्थाओं को स्थापित करना है ना, तब वो बौद्धिक और भौतिक शक्तियों का नियोजन होता है ना। ठीक है, वो न्याय उपलब्ध कराने या न्याय सुलभ कराने के अर्थ में होता है ना। तो न्याय सुलभ कराना और न्याय उपलब्ध कराना, यही होता है ऐसा। ठीक, बढ़िया। और दया का मतलब है समझ को सुलभ कराना, है ना। लोगों के पास वस्तुएं तो बहुत सारी हैं लेकिन समझ नहीं है, तो समझ को सुलभ कराना दया है ना। समझ के साथ वस्तु सुलभ कराना वो कृपा है। वस्तु के साथ जो है उस वस्तु का उसका प्रयोजन आदि स्पष्ट करना, योग्यता है ना, उस हाँ, वस्तु क्षमता, योग्यता, पात्रता को स्थापित करना है ना। हाँ जी। योग्यता और पात्रता को विकसित करना, ये भी कृपा है ना। और जब हम तीनों का, यानी हम किसी मानव जाति को समझदार भी बनाते हैं और उसको व्यवस्था में जीना भी सिखाते हैं ना, तब वो करुणा हो जाती है ना। तो जैसे बाबा जी का जो भी अनुसंधान है और जो अनुसंधान के पीछे श्रम है ना, और उस श्रम को जो उन्होंने लोक व्यापीकरण करने के अर्थ में जो है दिशा और गति प्रदान की है ना, तो इसमें दोनों भाग हैं, है ना। एक भाग ये है कि हम समाधानित, बाबा जी जो कुछ दे रहे हैं उससे समाधानित होते हैं, है ना। हाँ, यानी ये समाधानित होना दया के रूप में उनका व्यवहार है ना। और ये समाधान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए है ना, इसलिए वो दया है। यदि समुदाय की सीमा में है या जाति की सीमा में है या सीमागत किसी भी गठन में है, तो वो दया प्रमाणित नहीं होती है ना। जी, दया का प्रमाण नहीं आता है, क्योंकि समुदाय चेतना में न्याय का भी प्रमाण नहीं आता है, क्योंकि हम दूसरे समुदाय के प्रति जो है अन्याय पूर्वक रहते हैं या उपेक्षा पूर्वक रहते हैं या तटस्थ रहते हैं या दूसरे से पलायन किए रहते हैं ना, वहां सह अस्तित्व को पहचानते नहीं, इसलिए न्याय का प्रमाण नहीं आता है। इसीलिए सर्व मानव के लिए जो अनुसंधान है और उस अनुसंधान में समाधान का जो पहचान है, पांचों स्थिति में, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में एक सूत्रित जो समाधान है। एक सूत्रित समाधान का मतलब है कि पांचों में समाधान की अविभाज्यता, उसी अविभाज्यता को सर्वतोमुखी समाधान करें। सर्वतोमुखी समाधान के रूप में समाधान की एक सूत्रता को पहचान पाना है ना, यही, और उसका लोक व्यापीकरण करना है ना, उसको समाज में संप्रेषित करना, ये दया है। इसी प्रकार से परिवार से लेकर विश्व परिवार तक जीने की क्षमता, योग्यता, पात्रता को विकसित करना है ना, व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, इसको कह रहे हैं कृपा, है ना। तो मानव जाति अभी परिवार से विश्व परिवार तक व्यवस्था में नहीं जी पा रहा है,
व्यवस्था में ना जी पाने का मूल कारण क्या है कि समझ का अभाव है और क्षमता, योग्यता, पात्रता का अभाव है ना। क्षमता समझ के रूप में रहती है, पात्रता व्यवहार के रूप में रहती है, योग्यता कार्य के रूप में रहती है ना। योग्यता का मतलब होता है कि हम नियम नियम पूर्वक वस्तुओं का उत्पादन, व्यवस्था को बनाए रखते हुए व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक उत्पादन कर पाने की योग्यता होती है ना। पात्रता का मतलब होता है हम जब संबंधों में जी पाते हैं, सह अस्तित्व पूर्वक या संबंध पूर्वक हम परिवार समाज में जी पाते हैं, उसको पात्रता कह रहे हैं ना। और क्षमता का मतलब होता है समझ। तो पहले क्षमता आती है, फिर पात्रता आती है, फिर योग्यता आती है ना। इस प्रकार से क्षमता, पात्रता, योग्यता है ना। इसलिए पात्रता ग्रहण क्रिया है और योग्यता प्रकटन क्रिया है, और जो क्षमता है वहन क्रिया है। तो धीरता, वीरता, उदारता है ना, ये मानव का स्वत्व है। तो इसको अपने आचरण में वहन करना क्षमता है ना। इसको ग्रहण करना पात्रता है, और इसका व्यवस्था के रूप में, व्यवस्था की निरंतरता के रूप में इसको प्रकट करना योग्यता है ना। मानव का स्पष्ट रूप और अधिकार भी यही है जिससे मानवीयता आती है ना। इसीलिए लिखा है क्षमता, योग्यता एवं पात्रता ही मानव का इकाईयत्व है। इसके पहले इकाईयत्व नहीं है ना, क्योंकि मानव जो है ज्ञान जीवावस्था के आचरण के साथ व्यक्त हो रहा है, उसमें धीरता, वीरता, उदारता ये सब पहचानने में नहीं आ रही है ना। इसलिए मानव इकाईयत्व के साथ नहीं होता है। लेकिन जब मानव मानवीय मूल प्रवृत्तियों के साथ मानवीय स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा में, तब मानव जो है ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में, अपने इकाईयत्व के रूप में पहचानने में आता है। इकाईयत्व ही सीमा, संवेग, प्रतिभा, प्रवृत्ति, प्रतिभा, व्यक्तित्व, वहन, निर्वाह, निरूपण, निर्धारण, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण एवं संयोजन है ना। तो क्षमता, योग्यता, पात्रता ही मानव का इकाईयत्व है। क्षमता, योग्यता, पात्रता किसकी? मानवीय मूल प्रवृत्ति पूर्वक विचार करने की, और धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक व्यवहार करने की, है ना। और इन दोनों के योगफल में व्यवस्था में जीना और व्यवस्था में भागीदारी करने की, है ना। इसको मानव का इकाईयत्व या मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण ही मानव की सीमा है। उसके कारण से संवेग है ना। उसके कारण से संवेग का मतलब है कि हम इसके कारण से परिवार समूह होते हुए विश्व परिवार तक गति यानी वेगित होते हैं ना, उसको संवेग कह रहे हैं। उसी से ये प्रवृत्तियां जो हैं वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में प्रमाणित होती हैं, और यही प्रतिभा है ना। प्रतिभा का मतलब यही है, व्यक्ति में समझ के रूप में रहती है प्रतिभा, और परिवार में प्रतिभा जो है समझ सहित आचरण के रूप में रहती है। और जब प्रतिभा समझ सहित आचरण के साथ व्यवस्था में प्रमाणित हो जाती है, तब उसको व्यक्तित्व कह रहे हैं ना। तो इसी का वाहन, निर्वाह, निरूपण, निर्धारण, निरीक्षण, सर्वेक्षण, परीक्षण एवं संयोजन के रूप में स्पष्ट होता है, और तभी इसको ये कह रहे हैं कि ये उत्पादन और व्यवहार में अनुभव का प्रमाण है ना। वाहन पूर्वक स्थापित मूल्यों का निर्वाह होता है। शिष्टता पूर्वक शिष्ट मूल्यों का आचरण एवं व्यवहार होता है, और आचरण सहित भौतिक मूल्यों का समर्पण, अर्पण उपयोगी सिद्ध हुआ है, यानी व्यवस्था के रूप में। यही स्वतंत्रता का मूल रूप है। और इसीलिए ये कहा कि मानवीयता से परिपूर्ण होना ही स्वतंत्रता का प्रधान लक्षण है। स्वयं से तंत्रित होना, स्वयं का मतलब है सह अस्तित्व से तंत्रित होना, न्याय, समाधान, प्रामाणिक होना ही स्वतंत्रता है। यही जीवन चरितार्थता का लक्षण है।
तो इस प्रकार से मानवीय प्रवृत्ति, मानवीय स्वभाव में, मानवीय स्वभाव जो है मानवीय कार्य में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रमाणित होता है। इसको हम समझ सकते हैं, है ना? ठीक है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग है ना, किन्हीं को कोई प्रश्न बनता हो तो? ठीक है, तो मेरा ये एक प्रश्न है ना, जैसे आपने बताया प्रतिभा मतलब व्यक्ति में जो समझ है, प्रतिभा व्यक्ति में समझ के रूप में दिखाई पड़ेगी, परिवार में समझ और आचरण के रूप में, और समाज में यदि परिवारों की परस्परता में देखें तो समझ, आचरण प्लस व्यवस्था, है ना, इसको हम कह रहे हैं कि ये समझ समाज में प्रतिभा के रूप में दिखाई पड़ेगी। अच्छा, इसी का नाम व्यक्तित्व है, सॉरी, इसी का नाम व्यक्तित्व है। तो इसे इसे कह रहे हैं प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। ऐसा कहा गया है, स्वायत्त मानव में प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन दिखेगा। तो स्वायत्त मानव, ऐसा ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि स्वायत्त मानव जो है वो व्यवस्था में जीता हुआ मानव ही होगा, मतलब। हाँ, स्वायत्त मानव के 6 लक्षण बोले हैं ना। जी। पहला बोला है स्वयं में विश्वास। हाँ। स्वयं में विश्वास का मतलब होता है सह अस्तित्व में विश्वास, संबंध में विश्वास, है ना, व्यवस्था में विश्वास, है ना, इसको स्वयं में विश्वास करें। यदि सह अस्तित्व में विश्वास नहीं है तो स्वयं में विश्वास नहीं है ना। हम व्यक्ति के रूप में विश्वास को देखते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अहंकार होता है ना। अहंकार, और जिसको हम लोग स्वयं में विश्वास यहाँ पर कह रहे हैं वो सह अस्तित्व में विश्वास है। सह अस्तित्व में विश्वास ही अनुभव में विश्वास है, क्योंकि अनुभव का मतलब है सह अस्तित्व, है ना। जड़ चैतन्य प्रकृति सत्ता में संप्रक्त है, इसका विश्वास है ना, इसी को अनुभव कह रहे हैं, इसी को सह अस्तित्व कह रहे हैं। सह अस्तित्व में विश्वास, स्वयं में विश्वास। स्वयं में विश्वास पूर्वक श्रेष्ठता का सम्मान आता है ना। कैसे आता है? क्योंकि बुद्धि आत्मा की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। क्योंकि बुद्धि में व्यक्तिवाद का विलय हो जाता है और सह अस्तित्ववाद प्रतिष्ठित हो जाता है ना। इसलिए बुद्धि विशेषज्ञ हो जाती है और बुद्धि अहंकार से मुक्त हो जाती है ना। बुद्धि में विवेक और विज्ञान का प्रकटन हो जाता है ना। विवेक का प्रकटन का मतलब है सह अस्तित्व में संबंध का पहचान, संबंध निर्वाह, परिवार से विश्व परिवार तक स्पष्ट हो जाना, है ना, उसको कह रहे हैं विवेक। और विज्ञान का मतलब है परिवार से लेके विश्व परिवार तक व्यवस्था का स्पष्ट हो जाना, उसको विज्ञान कह रहे हैं ना। तो बुद्धि जब सह अस्तित्व को स्वीकार करती है तभी सह अस्तित्व में ही ये दोनों चीजों का, विवेक और विज्ञान का जो है ना, स्पष्टता होती है ना। विवेक जो है व्यक्ति में नहीं होता है, विज्ञान भी व्यक्ति में नहीं होता है ना। विवेक भी सह अस्तित्व में होता है, विज्ञान भी सह अस्तित्व में होता है ना। इन दोनों की स्पष्टता हो जाती है बुद्धि में, तब जाके चित्त में व्यवस्थात्मक चित्रण होते हैं। व्यवस्थात्मक चित्रण ही परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में रहते हैं। व्यवस्थात्मक चित्रण में ही समानता स्पष्ट होती है ना। जी। व्यवस्थात्मक चित्रण नहीं होने से असमानता रहती है। अभी तक मानव जाति में जितना भी व्यवस्था का चित्रण है वो असमानता के रूप में, हायरार्की के रूप में, है ना, राजा और प्रजा के रूप में, है ना, शासन शासित और शासक के रूप में, है ना, इस रूप में चित्रण है। लेकिन परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में इक्वालिटी का, समानता का चित्रण है ना। तो समानता की पहचान, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि शुभेच्छाओं का उदय होता है। मानव जाति में अभी तक जो शुभेच्छाएं हैं, जो केवल कामना के रूप में है या आकांक्षा के रूप में है ना, आशा के रूप में है, उनका उदय जो है वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में होने लगता है ना। ठीक है, ये समझ में आता है। तब जाके विश्लेषण शुरू होता है ना। व्यवस्था के अर्थ में विश्लेषण शुरू होता है। विश्लेषण पूर्वक हम जीने को सुनिश्चित करते हैं, यानी
दृढ़ता, प्रतिबद्धता, ये सब वैचारिक प्रतिबद्धता है ना, और Yes. कैसा जीने में दृढ़ता, ये सब निर्णय का होना है ना, क्योंकि उससे पहले निर्णय होता नहीं है ना। जैसे अज्ञान में अनिर्णय रहता है, निर्णय जी, वो समझदारी पूर्वक ही निर्णय आता है ना, ठीक बात है, समझदारी के बहुत बिना निर्णय नहीं आता। निर्णय पूर्वक ही आस्वादन जो है मूल्य मूलक रुचि मूलक होता है। मूल्य मूलक रुचि मूलक आस्वादन में प्रतिबद्धताएं आचरण में परिलक्षित होती है ना, तो प्रतिबद्धताओं का परिलक्षित होना, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक हमको ज्ञान विवेक और विज्ञान स्पष्ट होता है। ज्ञान विवेक विज्ञान के प्रति जो प्रतिबद्धताएं हैं वो परिलक्षित होना है ना, तब वो आचरण में परिलक्षित होता है। परिलक्षित होता है तो पारंगतता या प्रमाण आता है, जिसको कह रहे हैं ना, हाँ, अभितापूर्ण आचरण की निरंतरता के रूप बढ़िया। संध्या खन्ना दीदी ने शायद हाथ उठाया है। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। बस आज ना बहुत सारी चीज बहुत क्लियर हुई। मतलब हम अभी तक पात्रता, क्षमता और योग्यता को भी बहुत सरल ग्रहण करना, व्यक्त करना और अपने अंदर होना ऐसा समझते थे। आज भैया ने इसको बहुत क्लैरिटी के साथ समझा दिया। और आज जब ये स्वायत्त मानव की बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन में सारे के सारे जो 6 गुण थे वो सारे उसी में समाहित ही थे। मतलब जो भैया ने समझाया, प्रतिभा मतलब स्वयं में विश्वास मतलब सह अस्तित्व में विश्वास उनके साथ, और व्यक्तित्व में संतुलन में भी जब भैया बता रहे हैं कि सबके साथ व्यवहार में ही आएगा, तो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक ही में वास्तव श्रेष्ठता का सम्मान उसी में ही तो आ रहा है। व्यवहार में संतुलन भी तो उसी के अंदर ही आ रहा है। तो सब कुछ बीच में ही समाया ही हुआ है। मतलब अंदर इतनी गहराई से बात को सहजता से बता रहे हैं कि ना वो अंदर बहुत क्लियर हो रहे हैं वो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी, संध्या दीदी आज क्लास के शुरू में यही कहा था, हमने वो पढ़ा था कि जब हम अगर हम समझ पाते हैं ना तो शब्द कम होते जाते हैं और वस्तु को पा जाते हैं। आज है ना, तो मुझे लगता है आज उसी का हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया इस बात को। हाँ जी, मैं स्वायत्त मानव में 2 ही बातें अभी बोल पाया था ना। स्वायत्त जी। मानव के 6 लक्षण हैं। हाँ, मैंने केवल इतना कहा कि श्रेष्ठता का पहचान कब होता है ना, जब अनुभव की स्वीकृति बुद्धि में आती है ना। जैसे हम सब लोगों को यदि सहअस्तित्व स्वीकार होता है, तभी हमारे अंदर विवेक और विज्ञान की स्पष्टता के रूप में है ना श्रेष्ठता का सम्मान आता है। जी, उससे पहले हम श्रेष्ठता का सम्मान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे पहले हम दंड कोई विधि मानते हैं ना, उससे पहले हम अमानवीयता कोई आचरण मानते हैं ना। इसलिए दीनता हीनता पूर्वक, इंद्रियता श्रृंगारिकता पूर्वक जीना, इसी को सुख मानते हैं है ना। इसलिए श्रेष्ठता का पहचान नहीं हो पाता। श्रेष्ठता का पहचान नहीं होता है तो व्यवहार में प्रतिभा और व्यक्तित्व स्पष्ट नहीं होता है ना। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व जो है, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता के सम्मान पूर्वक प्रतिभा और व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रतिभा और व्यक्तित्व पूर्वक ही सामाजिकता आती है, व्यवहार में सामाजिकता आती है। व्यवहार में सामाजिकता आती तब व्यवसाय में स्वावलंबन आता है। उससे पहले कोई भी व्यवसाय जो है स्वावलंबी नहीं है, परावलंबी है। जैसे आज की जो खेती है वो स्वावलंबी खेती नहीं है ना, परावलंबी है। बीज का परावलंबन, पानी का, बिजली का, है ना। जो उत्पादित वस्तु बाजार में नहीं बेचती तो बाजार पे निर्भरता है ना। तो इसलिए व्यवसाय में स्वावलंबन तभी आ सकता है जब हम व्यवहार में सामाजिक हो जाते हैं। व्यवहार में सामाजिकता का प्रमाण क्या है? तो परिवार इकट्ठे होके परिवार समूह बनाते हैं ना। परिवार समूह मिलके ग्राम बनाते हैं ना। तो ग्राम के रूप में एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं, उसको कह रहे हैं कि व्यवहार में सामाजिक होना है ना। इसीलिए व्यवहार में सामाजिक होने को ही कहा कि वो सामाजिक नियमों से ही होते हैं ना। क्योंकि परिवार में जो जीना है वहाँ सामाजिक मूल्य की या नियम की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो मूल्य का निर्वाह होता है ना, मूल्यों का निर्वाह, संबंधों का निर्वाह होता है। लेकिन जब परिवार को एक होना होता है, उस स्थिति में सामाजिक नियम, स्वधन, स्व नारी, स्व पुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार की आवश्यकता होती है।
है ना, क्योंकि परिवार में तो संबंध डिफाइन रहते हैं ना, वहां पे बहन, माँ और पत्नी या पति, भाई और पिता जो है डिफाइंड रहता है। ये वहां पे पर नारी पर पुरुष का प्रश्न नहीं आता। लेकिन जब दो परिवार एक तभी हो सकते हैं जब स्वधन प्रवृत्ति हो, है ना, और स्व नारी स्व पुरुष प्रवृत्ति हो, यानी चरित्रहीन लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और इकट्ठे होंगे तो फिर झगड़ा करेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर चरित्र को सामाजिक नियम के रूप में बोला है, और स्वधन स्व नारी स्व पुरुष के रूप में। ठीक है, सही बात है। हाँ। फिर इसके बाद कहा कि जब संगठित होते हैं तभी व्यवसाय में स्वावलंबन का प्रमाण आता है। जी। ये दो परिवारों में स्वधन को कैसे देखेंगे, क्योंकि धन तो पूरे 2 परिवारों का हो जाएगा या 10 परिवारों का हो मतलब जाएगा। अपनी अपनी समृद्धि के साथ जीना है। जैसे आप अपने परिवार में जो भी उत्पादन करते हैं वो आपका स्वधन है, ठीक है। दूसरा परिवार अपने परिवार में जो उत्पादन करता है वो उस परिवार का स्वधन है। दूसरे के धन को हड़पना, छल कपट दम के माध्यम से, पाखंड के माध्यम से लूटना, है ना, उस पे कब्जा कर लेना, अपहरण कर लेना, ये सब जो आक्रमण करके, ये सब परधन के, परधन ही तो सारा युद्ध का कारण है। युद्ध करके लोग क्या करते हैं, दूसरे के धन को लूटते हैं ना। सारे युद्ध में क्या होता है, संपत्ति हड़पने का ही प्रवृत्ति रहता है। आक्रमण के मूल में भी यही है कि हमको उनका धन हड़पना। परधन ही तो सारी समस्याओं का जड़ है। हाँ, नहीं भैया, हर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सके, हर परिवार आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके सुखी रह सके। हाँ, तो भैया इसको हम ऐसे समझे कि जो हर परिवार जो उत्पादन कर रहा है वो उसका स्वधन हो गया है, और वो आवश्यकता से अधिक कर रहा है, तो जो आवश्यकता से अधिक है वो बाकी 10 परिवारों में, मैं 10 परिवार तक की बात ही कर रहा हूँ अभी, तो बाकी 10 परिवारों में जो विनिमय होता है वो जो आवश्यकता से अधिक जो एक परिवार के पास है उसका होगा, और जो उसने आवश्यकता से अधिक कमाया है वो उसका स्वधन है। लेकिन जो अधिक है वो प्रसन्नता पूर्वक बाकी परिवारों में विनिमय कोष में या उस व्यवस्था के थ्रू बाकी परिवारों को देता है, या दूसरे परिवारों में जो आवश्यकता से अधिक है वो उस परिवार तक पहुंचता है। इसी को हम बोल रहे हैं। नहीं, इसका शुरुआत ऐसे ही है जैसा आप बोल रहे हैं ना, लेकिन जब ये व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है तो परिवार समूह एक इकाई हो गया, तो परिवार समूह का जो भी कोष है वो स्वाधन हो जाता है। इसी प्रकार से ग्राम का जो कोष है वो ग्राम का स्वाधन हो जाता है। इस प्रकार से ये आगे बना रहता है। मतलब स्वधन हर लेवल पे आगे बढ़ता जाएगा। हाँ जी जी जी। मतलब एक गांव दूसरे गांव के धन पे नियत खराब करता है ना, वो परधन है ना, वो हड़पना चाहते हैं, सब परधन है। एक बीच में दूसरे देश के संपत्ति को हड़पना चाहता है, छीनना चाहता है ना, कब्जाना चाहता है ना, ये सब परधन प्रवृत्ति है ना। अच्छा, बीच में एक शब्द और आया, व्यक्ति और परिवार तक मत देखिए, इसको पूरे अंतरराष्ट्र तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, और ये भी समझ में आएगा कि परधन किस तरीके से असामाजिक है ना। हाँ 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 भैया, वो तो पूरी व्यवस्था में ही उसको समझना पड़ेगा, समझेंगे तभी समझना हो पाएगा। लेकिन जो शुरुआत करेंगे वो इसी तरह से हो पाएगी, क्योंकि अभी तो एक परिवार से ही आएगा, परिवार से, परिवार समूह में उसका धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, है ना। स्वाधन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, पहले परिवार में स्थिर होगा। अभी परिवार में भी व्यक्तिवादी धन का कॉन्सेप्ट है ना। जी जी जी। तो सबका अपना पॉकेट है, सबका अपना अपना पर्स है ना। बीच में एक वर्ड आया था भैया, बैंक है, अपना मनमानी खर्चे है ना। परिवार के अर्थ में व्यय नहीं है ना, आमदनी नहीं है, व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी पूंजी ही सारी समस्याओं, आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है ना। जी जी। आर्थिक विषमता के मूल में व्यक्तिवादी पूंजी है। हाँ भैया, ये तो है, और हर एक का अपना पूंजी से मुक्त होना ही परिवार में स्वाधन है ना। जी जी। और ये तो अभी बहुत ही ज्यादा, जब परिवार के रूप में, परिवार समूह के रूप में हम एक हो जाते हैं, तब वो परिवार समूह का जो कोष है वो सभी परिवारों का सम्मिलित स्वाधन है ना। जैसे अभी हम लोग राष्ट्र का कोष कहते हैं ना, हम लोग ऐसा पढ़ते थे कहीं कहीं
कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है ना, इसलिए इसकी सुरक्षा, क्योंकि राष्ट्रीय धन हमारा स्वधन है ना। लेकिन जब तक वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है तब तक वो स्वधन भी समस्या हो जाता है। यानी जब तक सर्व सुख के अर्थ में स्वधन को, यानी विश्व परिवार तक स्वधन सूत्रित नहीं होता है, तब तक वो समुदाय चेतना में फंसता है जाके, है ना। जैसे लोग मानते हैं कि हिंदुओं का धन हिंदुओं का है, मुसलमानों का धन मुसलमानों का है ना। इसके कारण ही तो आज झगड़े हो रहे हैं, है ना। फिर बीच में एक शब्द आया था, इंद्रियता और श्रृंगारिता। तो इंद्रियता तो समझ में आती है, जो 5 इंद्रियों की जो चीजें होती है। श्रृंगारिता को हम यहाँ किस तरह से देख रहे हैं? श्रृंगारिकता काम वासना के रूप में। अच्छा, तो उसके साथ जो भी ये मेकअप शेकअप सारा जो है, सब उसी का विस्तार है ना। ठीक। बसंत भैया, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, मैं पूछना चाह रहा था भैया जी कि ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि परिवार प्लस परिवार में सामाजिक नियम है जो चरित्र के रूप में है, और परिवार के अंदर मूल्यों का निर्वाह है। तो भैया ये मूल्यों का निर्वाह परिवार के अंदर तो है ही, तो सामाजिक के अंदर, सामाजिकता के अंदर ये कैसे मूल्यों का निर्वाह को देखा जाए? क्योंकि यहाँ तो आप चरित्र के बारे में बता रहे हो, तो ये परिवार के साथ सामाजिकता में कैसे जाता है मूल्यों का निर्वाह? उसके बारे में थोड़ी स्पष्टता चाहिए थी भैया। मूल्यों का निर्वाह का मतलब है विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव का निर्वाह, है ना। ऐसे जो मूल्यों के निर्वाह से परिवार बने हैं, जब वो समाज के रूप में यानी परिवार समूह के रूप में एकत्रित होते हैं, तो मूल्य तो उनमें रहता ही है, सामाजिक नियम की और आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे परिवार में संबंधों में विश्वास होता है, वैसे ही परिवार के बीच में विश्वास होता है। तो विश्वास आपका अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा बसंत। भैया मेरा फोन है। हाँ ठीक है। तो फिर यही, जैसे बौद्धिक नियम से सामाजिक नियम है, सामाजिक नियम से प्राकृतिक नियम है, इसका अनुक्रम भी यही है। तो जिसको अपन कह रहे हैं बौद्धिक नियम पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान होता है। सर्वतोमुखी समाधान ही मानसिकता है, जिसको अपन मानसिकता कहते हैं, यानी मानवीय मानसिकता है सर्वतोमुखी समाधान। यदि समाधान सीमा में है तो वो समाधान नहीं है। जैसे मान लो हिंदुओं में समाधान, मुसलमान में समाधान, ऐसा हम बोलते हैं। समुदाय में समाधान के रूप में जो कहते हैं वो समाधान नहीं है, सर्वतोमुखी समाधान, इसलिए वो मानवीय नहीं है ना। तो सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक मानसिकता बनती है जब यही परिवार में मूल्य के रूप में निर्वाह होता है, मूल्य निर्वाह के रूप में, है ना। तब वो समाधान न्याय के रूप में प्रमाणित होता है। तो जिसको हम लोग परिवार न्याय कह रहे हैं, परिवार न्याय से विश्व परिवार न्याय तक यदि न्याय सूत्रित होता है तभी उसको न्याय बोलेंगे, नहीं तो न्याय नहीं है। जैसे मान लो कोई परिवार केवल ये कहता है हम अपने परिवार की सीमा में न्याय से जीते हैं, तो ये प्रमाणित ही नहीं होता न्याय के रूप में, है ना। क्योंकि दूसरे परिवार के साथ संबंध को नहीं पहचान रहा है। कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ न्याय के रूप में सूत्रित नहीं होता है, तो वो मानवीयतापूर्ण समुदाय के रूप में पहचानने में नहीं आता। यदि कोई राष्ट्र कहता है कि हम अपने राष्ट्र में न्याय के साथ हैं, बाकी दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है, तो आइसोलेशन में जाएगा, तब वो न्याय का प्रमाण नहीं है ना। तो न्याय जो है सार्वभौमिकता के रूप में प्रमाणित होता है। सर्व मानव के साथ मूल्य निर्वाह, चरित्र निर्वाह की निरंतरता के रूप में ही न्याय का प्रमाण आता है ना, जिसको हम मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। इससे कम में जो सामुदायिक आचरण है, स्वार्थी परिवार, स्वार्थी समुदाय के रूप में या स्वार्थी राष्ट्र के रूप में जो है, वो न्याय के साथ जीने के रूप में प्रमाणित नहीं होता है, जिसको अपन मानवीयतापूर्ण आचरण कह रहे हैं, उस रूप में प्रमाणित नहीं होता है ना। तो इसीलिए परिवार में जो न्याय का मतलब है कि परिवार जो है सर्व मानव के साथ संबंध पूर्वक परिवार है ना। यदि मान लीजिए परिवार जो है केवल समुदाय के अर्थ में धर्म, जाति, संप्रदाय, जात, है ना,
वर्ण लिंग आदि के आधार पे है तो उसमें न्याय नहीं है। वो कितना भी अच्छा जीते हों वो अन्याय के साथ ही जी रहे हैं, क्योंकि उनका जीना कहीं ना कहीं समस्या बनता है, कहीं ना कहीं विषमताओं को जन्म देता है। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं फैलती जाएंगी चीजें। आज का लेक्चर पावा मैं तो सभी को कहूंगी कम से कम 2 बार रिकॉर्डिंग देखें और नोट्स बना लें, है ना? हाँ, फिर क्योंकि ये हाँ। सब इसको समझने से ही सह अस्तित्व जो है सब, जिसको हम्म, बाबा जी ने इसीलिए मानव व्यवहार दर्शन को सबसे प्राथमिक कहा है ना, हम्म, क्योंकि मानव और ब्रह्म दोनों को समझना जो है मानवीयतापूर्ण आचरण में ही होता है। इसीलिए अनुभव दर्शन में लिखा है कि ब्रह्म का पूर्ण निरूपण जो है वो व्यवहार में होता है ना। ब्रह्म का पूर्ण निरूपण भाषा में नहीं होता है, शब्दों में नहीं होता है। आपने जो आज शुरुआत की थी वो भी यही था, हाँ, है ना, क्योंकि आचरण के बिना आप ब्रह्म को पहचानने, आप आचरण के बिना मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की एकत्व को नहीं पहचान सकते, है ना, कि जीवन एक अखंड इकाई है जिसको हम कह रहे हैं कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा अविभाज्य रूप में अखंड रूप में एक इकाई है जीवन। इसका पहचान मानवीयतापूर्ण आचरण की अखंडता में ही प्रमाणित होता है, नहीं तो कोई प्रमाण नहीं है। सही क्यों बात। प्रमाण नहीं है? क्योंकि लोग कहेंगे कि विचार से मन को देखा जा सकता है, इसलिए मन और विचार अलग अलग है ना। चित्त से विचार को विचार देखा को जा देख सकता है, सकते हैं। इसलिए चित्त और विचार अलग अलग है। तो हम्म, उनकी उनकी एकता अखंडता को प्रमाणित करने वाला मानव ही है, जो मानवीयतापूर्ण आचरण में ही प्रमाणित होता है। मानवीयतापूर्ण आचरण ही ब्रह्म की सत्ता को प्रमाणित करता है, जो न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में, सही बात। नियम पूर्ण कार्य के रूप में, है ना, और सर्वतोमुखी समाधान के रूप में, है ना, ब्रह्म की सत्ता को हम लोग पहचानते हैं। उसी को प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता कह रहे हैं। तो प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु प्रभु सत्ता, इन सत्ता। चारों को मिला के सत्ता कह रहे हैं। सत्ता में संप्रक्त चैतन्य इकाई, यानी ज्ञानावस्था की जो इकाई है, तो ज्ञानावस्था की इकाई मानव मानव जड़ चैतन्य प्रकृति का संयुक्त रूप है ना। इसलिए जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति सत्ता में संप्रक्त, यानी प्रभुता, प्रबुद्धता, संप्रभुता और प्रभु सत्ता में संप्रक्त, इस रूप में अध्ययन करना ही मानवीयतापूर्ण आचरण का अध्ययन है। बढ़िया, बढ़िया। मुझे लगता है काफी सारे लोगों को काफी स्पष्टताएं बनी होंगी और काफी सारे लोगों को थोड़ा लोड आ रहा होगा कि बहुत सारे शब्द मिल गए हैं। तो देखिएगा जरूर, है ना, इसको मैं अभी रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगी और उसके बाद आराम से फुर्सत से पॉज कर करके यूट्यूब पे देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, अपने आप से कनेक्शन बिठाइएगा। यदि आपको ये चार्ट समझ में आ जाता है तो आपको एक साथ बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा, ये इतना मैं अश्योर कर सकती हूँ, क्योंकि अंततः मूल यही बात है ना। ये बहुत सॉलिड कंटेंट था आज की क्लास में, है ना। मुझे लगता है आप मेरी बात से सहमत होंगे, है ना, और इसको एक बार और रिकॉर्डिंग को जरूर देखेंगे। ठीक, तो मुझे लगता है इसके साथ ही आज का सत्र समाप्त किया जाए। किसी को कुछ कहना हो, जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं, अन्यथा सत्र को समाप्त किया जाए और आपसे मुलाकात होगी कल सुबह में ठीक 7:30 बजे। ठीक है, चलिए। ये जो कंटेंट हम ले रहे हैं ये कहाँ से हैं, जिस पर भैया चर्चा कर रहे हैं ना, ये किसी ये बुक? हाँ, 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 इसमें ना जो जो आपके पास। इसमें जो चारों दर्शन है उनको मिलाकर है ये कंटेंट, है ना। हम्म, मानव व्यवहार दर्शन, अनुभव दर्शन, अभ्यास दर्शन। मूल रूप से अभ्यास दर्शन में ज्यादा स्पष्ट हुआ है ये, जी, है ना, हाँ, क्योंकि आपने लिखा है इसमें अभ्यास दर्शन पृष्ठ 35 और 36। हाँ, तो क्योंकि मतलब अभी जो दर्शन है वो तात्विकताओं को स्पष्ट करते हैं, जो जी, वाद हैं वो सर्वतोमुखी समाधान को इंगित करते हैं, और जो शास्त्र हैं वो मानसिकता, आचरण और व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं। शास्त्र का प्रयोजन जो है मानवीयता की मानसिकता को समझना है, संचेतनावादी मनोविज्ञान के अध्ययन से, है ना। व्यवहारवादी समाज शास्त्र के माध्यम से मानसिकता सहित आचरण को समझता है, अखंड समाज का आचरण, और अखंड समाज का जो व्यवस्था है वो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है ना। इस प्रकार से ये तीनों शास्त्रों का प्रयोजन है, जी, और इनका जो तात्विक पक्ष है वो चारों दर्शन है।
इसका जो विचार पक्ष है उसको वाद कह रहे हैं, बात लेते हैं। जो तर्क के रूप में है ना। जी। तो विचार जो है वो तार्किक रूप से समाधान को इंगित करते हैं ना, व्यवहारिक रूप से शास्त्र जो है उसको प्रमाणित करते हैं, तात्विकता के रूप में दर्शन जो है उसको करते हैं ना, तात्विकताओं को स्पष्ट करते हैं। ठीक है। हाँ बसंत भैया जी कहिए। हाँ बस दीदी, जाते जाते एक छोटा सा आपसे ही क्वेश्चन है मेरा हम्म कि अभी ये जो आप कार्यक्रम चला रहे हो दीदी हम्म अध्ययन क्रम के लिए, तो इसका एक पूरा फ्लो क्या है, कैसे किस तरीके से हम इसके अंदर आगे तक का कुछ व्यू बना हाँ पाए, थोड़ा सा हाँ उसके हाँ लिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा बोल देती हूँ। मानवीय प्रवृत्तियों पर परिमार्जन जो है एक टॉपिक की तरह चल रहा है अभी। कुछ ही सेशंस होंगे इसके, और उसके बाद हम लोग जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का पठन कर रहे हैं। ये क्या होता है कि हम पुस्तकों का पठन तो करते हैं, लेकिन कई बार जोड़ के देख नहीं पाते हैं। कुछ कुल करने लायक काम समझ में नहीं आता है ना, विचार की स्पष्टता नहीं होती। तो ये कंडेंस रूप में हम बहुत सारे जो वरिष्ठ प्रबोधक है उनको सुन रहे हैं साथ साथ, है ना। पापा के स्पेशल सेशन है जो थोड़ा लंबे समय के लिए हैं, क्योंकि मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन टॉपिक को एक दिन में करना बहुत कठिन है ना। तो ये थोड़ा सा समय चलेंगे, उसके बाद हम लोग जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का पठन कर रहे हैं, उसके आगे अन्य पुस्तकों का पठन होगा। ये एक तरीके से अध्ययन सत्र ही रहेंगे, है ना। और साथ साथ में शुक्रवार वाले दिन बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना है ना। और जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि सार्थक जनसंवाद को हम चर्चा में लेकर के आ पाए, है ना। तो सारा जो डिजाइन है उसी हिसाब से, बहुत आगे तक का मैंने भी नहीं सोचा है ना। जैसे जैसे चीजें आती जा रही हैं वैसा ही चल रहे हैं। ठीक है। ठीक ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो चला जाए, है ना। आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाए। ठीक है, चलिए, आपका दिन शुभ हो। सभी को हरिहर नमस्ते। अरे यार, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते, धन्यवाद पापा।